अच्छा, लास्ट टाइम हमने एग्जांपल्स 1.1 का ए पार्ट, बी पार्ट और 1.2 का ए और बी पार्ट किया था। अच्छा, 1.1 का ए पार्ट हमने इसमें कुछ चीजें सीखी। हमने वो ये चीज सीखी थी कि कैसे दो नंबर्स, साइंटिफिक नोटेशन वाले दो नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, माइनस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले भी क्वेश्चन इसी के साथ किए थे। ओके, अच्छा एक चीज याद रखनी है, उसने ना हमें साइड बॉक्स में एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट बताया। अगर आप पहला बॉक्स देखेंगे ना, साइड एग्जांपल 1.18 के साइड पे कुछ एग्जांपल्स उसने लिखी हुई है, मतलब कि वो बॉक्सेस बनाए हुए हैं। अगर आप पहला बॉक्स देखें तो वो हमें एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, उस इंफॉर्मेशन को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन आपके सामने जनरलाइज करता हूं। देखिए, इस इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं कि जब भी 10 की पावर नेगेटिव होगी, ये बात समझनी है, जब भी 10 की पावर नेगेटिव होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू हम लिखेंगे इसके साथ, वो हमेशा लेस देन 1 होगी। या मैं उस वैल्यू को x का नाम दे देता हूं और 1 कह देता हूं, तो हमेशा वो वैल्यू लेस देन 1 होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो वैल्यू 0 से नीचे चली जाए वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। लाइक ये देखिए, अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे आपके सामने 0 लिखा है, तो अगर मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो +1 आएगा और ये तो नंबर चलते ही जाते हैं। इसी तरह मैं 0 से पहले आता हूँ, ये तो चलते जाएंगे। तो यही तो बात कर रहे हैं कि देखिए नेगेटिव में वैल्यू का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर 0.54 लिखा हुआ है, तो ये तो हमें पता है कि सर ये लेस देन 1 है, लेस देन। और अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर क्या बनेगा? 5.4 into 10 की पावर -1। और अभी भी ये 1 है। तो यहां पे ना हमें एक और चीज पता लगती है, जो कि मैथ में भी हमें वो हेल्पफुल करती है कि सर आपने तो नेगेटिव में बता दिया, अगर किसी की पावर 0 हो तो वो याद रखे हमेशा 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 10 की पावर क्या है? 0 है, जो कि इक्वल टू 1 है। तो अब लेस देन नेगेटिव होगी तो हमेशा x, ये जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। समझ आ गई जी? अब आगे देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। आपके सामने कोई क्विज लिखा हुआ है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। काफी मैंने करवा दिए हैं, आपको कन्वर्जन भी मैंने सिखाई है, तो आप इसको देखेंगे। जस्ट आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, बस और कुछ नहीं करना। अब आ जाए फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो कुछ कहता है। हम ये इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, कहते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर इज ओनली पॉसिबल। देखो, मैंने आपको क्वेश्चन में कुछ चीजें बताई थी ना करते वक्त, अब वो आपको बता रहे थे कि क्या कहता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर इज ओनली पॉसिबल इफ दे हैव द सेम एक्सपोनेंट। बताया था ना मैंने, क्या मतलब कि सर जब तक साइंटिफिक नोटेशन में दो वैल्यू की जो एक्सपोनेंट है वो सेम ना हो जाए तब तक हम प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको प्लस करने के लिए हमें दो चीजें एक्सपोनेंट कॉमन लेनी पड़ती हैं। 10 की जो एक्सपोनेंट है वो हमें कॉमन लेनी पड़ती है। याद एक बात। अब आगे वो कहते हैं कि if they do not have the same exponent, make them equal by displacement of a position of a decimal point। ये तो हमने सीख लिया कि जैसे हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज होती है, इसी तरह लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू पावर में इंक्रीज होती है। और वो असल में वो जो हम पावर में 10 की पावर में वैल्यू लिखते हैं ना, वो असल में डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है कि हम डेसिमल पॉइंट कहां पे लगा रहे हैं। ये मेरी बात समझ आ रही है सबको कि सब नहीं समझ आ रही? चलो शाबाश। उसके बाद फॉर योर इंफॉर्मेशन
कुछ और चीजें बताता है। कहता है कि यूज ऑफ एसए यूनिट्स रिक्वायर स्पेशल केयर particularly in writing prefixes. Each unit is represented by symbol, not by abbreviation. For example, for SI, not SI, for second, S, not sec, for ampere, A, not M, for gram, G, not GM. ठीक है, तो एक स्पेशल सिंबल से उसको क्या करेंगे हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फ्रॉम एग्जाम्पल आपके सामने है कि 10 मीटर न्यूटन, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूटन मीटर लिख सकते हो, मीटर न्यूटन नहीं लिख सकते, या तो आपको सिंपल पता है। उसके बाद 100 न्यूटन, 5 kg, 60 सेकंड, ये आपके सामने उसने कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर, फॉर एग्जांपल मीटर, सेकंड, न्यूटन, एक्सेप्ट सेल्सियस। सिर्फ सेल्सियस है जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बाकी और कोई भी नहीं होता। आपकी बुक में आपके जो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अगर मेरी बात सुने, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने भी यही मेंशन करना है, ठीक है, क्योंकि बुक में ही लिखा हुआ है, हम बुक में ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर दोबारा से बुक रीराइट होके आती है तो हो सकते हैं कुछ मिस्टेक्स है वो सही हो जाए, तो हम उसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। चल आगे आ जाए। सिंबल नेम आफ्टर साइंटिफिक नेम हैव द इनिशियल लेटर कैपिटल, फॉर एग्जांपल एंड फॉर न्यूटन, शाबाश, के फॉर और पी ए फॉर पास्कल, ये उनके नाम थे, ठीक है। चलें आगे आ जाए। Prefixes is written before and close to SI unit, example meter, second, millimeter, meter, newton, not ms, mm और m newton। देखो बीच में स्पेसिस तो नहीं आ रही है, तो हम इस तरह स्पेसिस नहीं डालेंगे जी। आगे देखें, यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट, देखें, लेकिन देखें लिखा जाता है ऐसे, लिखना चाहिए, लेकिन जैसे हम फॉलो करते 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 इन बातों को हम भूल जाते होते हैं, तो हम जो आमतौर पर न्यूटन मीटर लिख रहे होते हैं वो साथ ही मिला के लिख रहे होते हैं, लेकिन असल जो तरीका होता है वो ये होता है कि थोड़ी सी स्पेस देके लिखी जाए। कंपाउंड प्रीफिक्सेस, देखिए बार बार मैं आपको ये बात कह रहा होता हूँ कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस कभी भी नहीं आते हैं। कंपाउंड प्रीफिक्सेस का मतलब है कि माइक्रोस के साथ कभी नैनो नहीं आ सकता, पीटा नहीं आ सकता, मेरी बात समझ लो, फेम्टो नहीं आ सकता। हमेशा जहां पे भी प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करोगे सिंगल प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करोगे। हमने कौन से प्रीफिक्सेस याद किए? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सारी वैल्यूज याद की हमने, ठीक है। हमें पता है कि ये सारी नेगेटिव में 10 की पावर में होती है। इसी तरह अगर हम डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा की बात करें तो ये सारे पॉजिटिव में होते हैं 10 की पावर्स में। वैल्यू सेम रहती है 1 2 3 6 9 12 15 18, ये पॉजिटिव में भी रहेंगी और ये नेगेटिव में भी रहेंगी, ठीक हो गया। चलिए तो देखिए उसने कुछ एग्जांपल्स दिए, देखिए कहता है कि 7 माइक्रो सेकंड, ये गलत है, शुड बी रिटन एज 7 पिको सेकंड। अब माइक्रो और माइक्रो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 को जब हम बेसिक सेम पावर ऐड करते हैं तो हमें 10 की पावर -12 मिलता है। तो हमें प्रीफिक्सेस के टेबल में ये पता है कि 10 की पावर -12 हमें पिको की वैल्यू है। अब आगे देखिए, कहते हैं कि 5 × 10 की पावर 4 सेंटीमीटर शुड बी रिटन एज 10 की पावर 2 मीटर। इस तरह लिखा जाए क्योंकि हम उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट किया। 10 की पावर -2 सेंटी की होती है, बेसिस सेम पावर है, 4 में से -2 करें तो हमारे पास 2 आ गया, तो ये 5 × 10 की पावर 2 मीटर आ गया। तो ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी जो हमें फर्स्ट ईयर की किताब में भी पूरा एक लॉन्ग के तौर पर, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में से वहां पे लॉन्ग नहीं आता होता, लेकिन वहां पे हमें ये पॉइंट लिखे हुए नजर आते हैं। हमें कुछ रूल्स बताते हैं कि आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं जिससे आपके न्यूमेरिकल में हेल्पफुल हो, आप गलतियां मिस्टेक नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बातें अंडरस्टूड हो गई होंगी जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल्स भी पढ़ाई थी, हमने ए बी दोनों एग्जांपल प्लस माइनस में की, फिर हमने बी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में की, अब हमने साइड बॉक्सेस को भी एक बारी देख लिया। साइड बॉक्सेस में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम वहां से आंसर कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप इसको याद कर लीजिएगा।
जी जी, अब देखिए हमारे पास अब क्या है इस चैप्टर में, अब हमने क्या करना है इस बात को हमने समझना जरूरी है। देखिए हमने चैप्टर का स्टार्ट फिजिकल क्वांटिटी से किया। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो दो एब्रिविएशन है, एक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। देखिए फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, किस तरह उसको हैंडल करेंगे, उसका यूनिट होना जरूरी है, प्रीफिक्सेस होना जरूरी है, ये सारी बातें उसके लिए जरूरी हैं। हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब हमारा जो काम होगा ना फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट में, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट में जो अब हमारा मेन काम है वो है मेजरमेंट। ये समझना जरूरी है कि मेजरमेंट्स क्या होती है। देखिए हमने कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए। किस तरह के स्टैंडर्ड क्रिएट किए? हमने स्टैंडर्ड लेस एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया, किस तरह किसी भी लंबाई को मेजर किया जा सकता है, ये हमने मेजर किया। उसके अलावा हमने मैस का एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया, किस तरह एक मैस किसी भी बॉडी का मैस मेजर किया जा सकता है। ठीक, उसके अलावा हमने टाइम का एक स्टैंडर्ड मेजर किया जो कि सेकंड है, किस तरह हम एक लैप्स मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि कितना टाइम एक पॉइंट से दूसरे टाइम तक ये कितना टाइम लिया है, किस तरह मेजर किया जाता है। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड मेजर मतलब के क्रिएट किए। तो इन स्टैंडर्ड को हम कहते हैं, जब मेजर कर रहे होते हैं हम कहते हैं मेजरमेंट्स। यहां तक मेरी बात समझ आई? जी। अब अगर आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास है लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होंगे हम उनको लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। इसी तरह मैस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उनको हम कहेंगे मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह टाइम को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होंगे हम उसको कहेंगे टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक हो गया? तो अगर हम अपने टॉपिक की तरफ आए तो टॉपिक में सबसे पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो आपके सामने मैं इस तरह की टेबल बना रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी। देखिए लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों चाहिए हमें, कहां पे चाहिए होते हैं, आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। देखिए मैं यहां से लेके यहां तक कहता हूं कि आप इसका डिस्टेंस मेजर करो, तो आपको सिंपल सा पता लगेगा सर हमें इसके लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर ले। हमें पता है कि सर मीटर रूलर स्केल जिसको आप कहते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, यहां से लेके यहां तक इजीली उसका जो है लेंथ मेजर की जा सकती है। अगर हम अपने स्केल पे देखिए सबसे पहले मीटर रूल के बारे में बता रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले जो लिखूंगा ना वो लिखूंगा मीटर रूल। अब हम इसके बारे में सारी बातें करते हैं, इसको समझते हैं और इसके स्केल्स को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जितने भी इससे एमसीक्यूज बनते हैं ना वो क्लियर हो जाए। अब मीटर रूल के अंदर हमारे पास दो तरह के स्केल नजर आते हैं, हमें इंचेस में नजर आता है और हमें सेंटीमीटर में नजर आता है। यहां तक सबको बात समझ आती है? अब देखिए कहते हैं कि लेंथ इज जनरली मेजर्ड यूजिंग द मीटर रूल इन द लेबोरेटरी। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। ये क्या? तो मैं इसको आपके सामने क्रिएट करता हूं। देखिए मिसाल के तौर पर ये आपका एक स्केल है, आपको फर्स्ट लाइन किसकी नजर आती है सेंटीमीटर में? नजर आती है ना सबको, जीरो की, अगर आप अपने स्केल पे देखेंगे तो। उसके बाद आपको छोटे छोटे पार्ट्स नजर आते हैं ऐसे, उसके बाद एक इस तरह करके लाइन नजर आती है, फिर आपको छोटे छोटे पार्ट्स नजर आते हैं, फिर आपको इस तरह करके एक बड़ी सी लाइन नजर आती है और उसके ऊपर लिखा होता है 1। ऐसे ही है। फिर उसके बाद आपको पार्ट्स नजर आते हैं ऐसे करके,
4 पार्ट्स, एक लाइन, फिर 4 पार्ट्स, ठीक है, 1 2, फिर आपको एक बड़ी सी लाइन आ जाती है जिसके नीचे आपका 2 लिखा होता है। इसी तरह अगर हम कंटिन्यू करें इस प्रोसेस को तो इसी तरह ये चलता रहेगा। यहाँ पे अगर आप अपने स्केल में भी देखेंगे तो इसी तरह ही वहाँ पे स्केलिंग हुई थी। ठीक है, हम ज़्यादा इसको आगे नहीं प्रोसेस करते, हम जस्ट इतना ही बनाते हैं। ये हमारा सेंटीमीटर में स्केल दिया होता है। अच्छा, हमने क्या देखना है, हमने क्या चीज इसमें से निकालनी है? हमने ये चीज देखनी है कि जो हमें स्केल दिया गया है वो कहां तक मिनिमम मेजर कर सकता है। मैक्सिमम तो आप जहां तक मर्जी मेजर कर लो। मैं ये पूरी दीवार भी मीटर रूल से मेजर कर सकता हूँ, लेकिन उतना मीटर रूल होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैक्सिमम तो हम आगे चलते जाएंगे, लेकिन मिनिमम कहां तक होता है वो हमें मिनिमम वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर, लीस्ट काउंट। जो कि हमें वो बता रहा है 1 मिलीमीटर। ये आपने याद रखना है, ठीक है, सही बोला करें, गलत मत बोला करें, ये याद रखना है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आपके सामने नजर आता है। ये एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो मीटर रोल है उसका लीस्ट काउंट क्या है, उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। अब समझना है इस बात को कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ आ जाए तो हम इसको कैसे समझें। देखिए, आपके सामने 1 सेंटीमीटर तो लिखा हुआ है, लेकिन 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल है, ये चीज हमने चेक करनी है। तो देखिए, ये याद रखिए, ये जो आपका स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, ये जो आपका स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये जो आपकी स्केल में ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये आपको छोटे छोटे पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट, ये जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये जितने भी पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को हम मिलीमीटर कहते हैं। इससे छोटा तो नहीं और मेजर कर सकते आप, नहीं कर सकते। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर। अच्छा, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे 10 मिलीमीटर लिख सकता हूँ। तो हमें एक और एमसीक्यूज मिला जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। यहाँ तक बात समझ आइए। अब इसमें एक और एमसीक्यूज आता है, लेकिन मैं एमसीक्यूज लिखता जा रहा हूँ जो कि इससे रिलेटेड है। अगर बोर्ड में आ जाए तो हमें सब पता हो ये, ठीक है। इसको मेंशन, इसको याद कर लें, इसको लिख लें, ताकि आपको पता हो कि सर आपने ये हमें बताए थे। इसके अलावा इसके अंदर एक और एमसीक्यूज आता है, और से देखें वो एमसीक्यूज क्या है, उसको मैं प्रूफ भी करते हैं, हम उसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। इसको भी प्रूफ करते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है भी है कि नहीं है। देखते हैं ना, वैल्यूज बराबर आनी चाहिए, ठीक है, हम उसको देखते हैं। इसमें एक और एमसीक्यूज है, क्या एमसीक्यूज है, 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये भी बात ठीक है, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछ लिया जाता है। अब इसको प्रूफ भी करके देखते हैं कि यार ये सही है भी है कि नहीं है। हम ही अभी बोली जा रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर के इक्वल होता भी है कि नहीं। तो देखें, हमने प्रीफिक्सेस का टेबल याद किया कि सर सेंटी की वैल्यू 10 की पावर -2 होती है। ये देखिए 1 × 10 की पावर -2 मीटर, और यहाँ पे मिली की वैल्यू 10 की पावर -3 मीटर होती है। ये तो प्रीफिक्सेस के मुताबिक बिल्कुल ठीक, मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, ये नहीं ठीक। तो ये देखिए 1 × 10 की पावर -2 मीटर, ये पॉइंट यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे ले, तो जब हम इसको इस तरफ लेके आते हैं तो पॉजिटिव में वैल्यू 1 इंक्रीज करती है, ऊपर -3 ऐसे ही आ जाएगा और मीटर, ठीक है। तो 10 की पावर -2 मीटर और बेसिस सेम +1 -3 और 1 × 10 की पावर -2 मीटर और 1 × 10 की पावर -2 मीटर। तो देखें क्या हमारी चीज प्रूव हो गई ये बात।
अब तो यकीन आ गया ना आपको कि भाई 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के ही इक्वल होता है। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। अच्छा, ये प्रूफ नहीं आता होता, ये जस्ट इस बात को हमने खुद से साबित कर दिया कि जी सर ये इतना ही होता है। अच्छा, आपने सम टाइम ये इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, आपने पहले की नहीं है सारी चीजें, मैं आपको बताता हूँ। अब इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, इसको भी यही बात है। देखिए 0.1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और यहाँ पे भी 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, क्योंकि मिली की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -3 और सेंटी की वैल्यू 10 की पावर -2। इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं तो एक पॉइंट हम इसको आगे शिफ्ट कर लेते हैं। तो जब आगे शिफ्ट करते हैं तो 10 इंटू 10 की पावर -1, लेफ्ट से राइट, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज होती है, -2 मीटर, और 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, बेसिस सेम पावर एड, इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, बेसिस सेम जी -1 -2 मीटर, और 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, और इसको ऐड कर लें तो 10 की पावर -3 मीटर और 1 इंटू 10 की पावर -3 जी। तो देखें प्रूव हो गया जी। तो दोनों बातें हमारी बिल्कुल ठीक है, गलत तो है ही नहीं। तो याद रखें कि ये जो हमने पढ़ा है रिलेशन और ये जो रिलेशन पढ़ा है ये दोनों बिल्कुल सही है। और बोर्ड में ये एमसीक्यूज जो है ना पिछले सिलेबस में कई दफा पूछे भी गए हुए हैं, ठीक है, पिछले 30 सालों में जब जितना भी वो कोर्स चला है, तो हम अभी भी इसको प्रिपेयर करेंगे। हमने क्या याद करना है कि सर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, और वही बात 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अब इस तरह की चीजें हमने बहुत ज्यादा देखी हुई है। कहां पे देखी हुई है? याद करो जब आप ट्रायंगल बनाने बैठते थे, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन करते थे या सर्कल बनाने वाले क्वेश्चन करते थे, इस तरह के क्वेश्चन करते थे, तो आपको पता क्या कहता है? आपको कहता है 0.5 सेंटीमीटर की लाइन क्रिएट करें, A से B 0.5 सेंटीमीटर। वो दरअसल पता क्या होता था 0.5 सेंटीमीटर, वो असल में 5 मिलीमीटर होता था। मतलब कि हम मिलीमीटर पढ़ते हुए आ रहे थे लेकिन हमें उसका प्रॉपर तरीके से हमें नजर नहीं आ रहा था। मेरी बात समझ? तो इसका मतलब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये मिलीमीटर के पार्ट्स हैं। जहां पे अगर लिखा हो ना 0.7 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होगा? 7 मिलीमीटर। अगर लिखा हो 0.17, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो। फिर वो क्या होगा? वो होगा सर 1.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब 1 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। मेरी बात समझ रहे हो? अब इसका एक और एमसीक्यूज यहां पे हम क्लियर कर लेते हैं। देखो अगर कहे, सुनो, अगर कहे, सुनिए बात, अगर कहे कि ये वैल्यूज कुछ मैंने लिखी हैं आपके सामने, और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मीटर रूल से, मीटर रॉड या मीटर रूल से या मीटर रूल से या लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो मीटर रूल है उसमें से ली गई है। तो आप कौन सी ऑप्शन? 0.4। सिर्फ 0.4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि सर इसका जो लीस्ट काउंट है ना वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से तो नीचे कोई चीज जाती नहीं है। ये कहां से आ गई? ये तो 1 मिलीमीटर से भी कम है कि नहीं? ये जो ये देखो ना, एक ये वाला तो आपको मीटर रूल में रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर और मिलीमीटर को। ये वाला तो मीटर रूल में ये छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ना, सुन रहे हो? ये तो मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये वाला भी मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाला भी नंबर मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये भी मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन मीटर रूल में इसको कहां से ढूंढोगे? इसका अच्छा, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब 7, 8, 9, इसका मतलब है ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसके भी अंदर हिस्से हुए हैं। तो क्या मीटर रूल ये दिखाता है? नहीं, ये तो दिखाते ही नहीं, ये तो रिप्रेजेंट ही नहीं। तो क्योंकि हमने यही रीजन है कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। ये भी एमसीक्यूज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया।
समझ आ गया? तो हमने कितने एमसीक्यूज क्लियर कर लिए मीटर रूल से? लिखी थोड़ी सी बात हुई थी, देखिए थोड़ी सी बात हुई लिखी हुई थी उसमें, लेकिन हमने कितने एमसीक्यूज यहाँ से क्लियर कर ली। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ आ गई? तो हमने मीटर रूल के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए। पहला एमसीक्यूज 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। और अगर इसी तरह आपसे पूछ ले कि यहाँ से कौन सी मेजरमेंट मीटर रूल से ली गई है, तो आप उसे सिंपल सर पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, आ ही सकती, हम ले नहीं सकते मीटर रूल से। तो मैंने इसलिए पहले बता दिया कि लीस्ट काउंट ऑफ क्या है, मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर, इससे कम हो नहीं सकता। ओके, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, समझ आ गई? चलिए अब आगे आ जाए। अब यही सारी बातें जो हम मैंने की है ना वो बताएगा। कहता है कि या मार्क कर लें हेडिंग ऊपर लीस्ट काउंट की, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट या लीस्ट काउंट दैट कैन बी टेकन विद द मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। शाबाश, 1 मिलीमीटर इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ द, यही बात समझ आ गई? तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन अगर हम क्या करना चाहिए तो क्या कहेंगे? द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। सिंपल, समझ आ गई? अब आगे है लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। ले लीस्ट काउंट की भी डेफिनेशन आपको बता दी सामने उसमें। चल मार्क कर लें लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, देखें लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट की भी डेफिनेशन आपको साथ ही उसने मेंशन कर दी है। ठीक हो गया, समझ आ गई? ऊपर मीटर रूल का लीस्ट काउंट है, नीचे लीस्ट काउंट की डेफिनेशन। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज लीस्ट काउंट, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और 2-3 इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी साथ ही लिख देना है। अभी हमने कितने लीस्ट काउंट पढ़े? सिर्फ अभी एक पढ़े, और जितने आगे आते जाएंगे हम उनके यहाँ पे इस लीस्ट काउंट के साथ मेंशन करते जाएंगे, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। ओके, अब आगे आते कहते हैं कि टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मीटर रूल इज प्लेस्ड इन सच वे that its zero coincide one edge of the object and then the reading in front of the other edge is the length of the object. One common source of error come from the angle at which its instrument is read. अच्छा, ये सारी बातें उसको समझाने से पहले ना मैं आपको ना एक बात समझा देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो फिर आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। उस चीज का जो नाम है ना वो साइड, मेरे ख्याल से साइड बॉक्स में भी दिया हुआ है, वो बात की बात। देखिए वो हमें ना मेजर करने का तरीका बता रहा है कि मीटर रूल को मेजर कैसे करते हैं, मीटर रूल से कोई भी मेजरिंग कैसे की जाती है। ये तो बहुत आसान काम है सर, इसमें क्या इतनी मुश्किल काम है कि सर अगर ये देखें मिसाल के तौर पर मेरे यहाँ पे दो पॉइंट्स है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है? एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट। तो हमें पता है कि सर जीरो यहां पे रखा जाएगा, जब भी हम स्केल उठाएंगे स्केल का जीरो यहां से हम उसको मेजर कर लेंगे। ये तो सिंपल बात है, ये तो। लेकिन इसमें हम अगर फिजिक्स की जुबान में देखें ना तो फिजिक्स हमें ये बताती है कि जब आप ये काम कर रहे हो तो कुछ एरर्स क्रिएट होते हैं जिनको हम पैरेलक्स एरर कहते हैं। ये हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, ये सिंपल बात है, हम यहाँ पे जीरो रखेंगे और यहाँ पे हम उसको आगे क्लियर कर लेंगे। लेकिन फिजिक्स में हमें एक ना बहुत बड़ा इसमें जो इशू नजर आता है ना वो ये है कि एरर। वो एरर क्या है? वो एरर ये कि देखिए मिसाल के तौर पर मैं किसी लेवल को देख रहा हूँ ना, इस लेवल को जब मैं अपने आई के बिल्कुल पैरेलल देखूंगा, मेरे आई के बिल्कुल लेवल पे पड़ी होगी, तो फिर तो मुझे कोई इशू नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से देखूं या नीचे से देखूं तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक एरर क्रिएट हो जाता है, ठीक है? इसको हम कहते हैं पैरेलक्स एरर। अब इस पैरेलक्स एरर से क्या खराबियां पैदा होती हैं? इस पैरेलक्स एरर से ये खराबी पैदा होती है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल सामने स्ट्रेट खड़ा हूं ना इस पॉइंट के,
इस पॉइंट के बिल्कुल सामने स्ट्रेट खड़ा हो तो मुझे तो 0 0 पे ही नजर आएगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के यहां पे आके खड़ा होके देखता हूं ना तो ये पॉइंट मुझे या कम नजर आएगा या ऐसा लगेगा कि ये 0 पे नहीं है, ये 1 मिलीमीटर पे है या 2 मिलीमीटर पे है। इसी तरह मैं यहां पे आके खड़ा हो जाऊं तो फिर मुझे ये नजर आएगा या तो ये कम है या तो ये ज्यादा आगे करके पड़ा है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ बनाऊं तो ये गौर से देखिए, अगर मैं इसके बिल्कुल लेवल पे हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ना, इधर देखिए इसके यहाँ पे बिल्कुल लेवल पे हूँ तो मुझे तो ये बिल्कुल परफेक्ट नजर आएगा। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो खराबी तो यहाँ पे पैदा होनी है। और या तो यहाँ पे आ जाए तो इस यहाँ पे और यहाँ पे हमारे एरर क्रिएट होंगे। यहाँ पे एरर क्रिएट, यहाँ पे हमारी करेक्ट मेजरमेंट आ गई। यहाँ पे बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो इसको देखें, इस एरर को हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। क्लियर होगी मेरी बात? अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे ना पैरेलैक्स एरर की, तो इसी ये पूरी चीज को ना, इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन उसने आपके साइड बॉक्स में किया हुआ है। देखें गौर से देखें, अगर मैं इनकरेक्ट वे में, ये इनकरेक्ट वे है, ये इनकरेक्ट वे है, ये भी इनकरेक्ट वे है, ये करेक्ट वे है। तो अगर आप इनकरेक्ट वे से देखेंगे ना तो आपको जो मेजरमेंट है ना वो कम या मेजरमेंट ज्यादा नजर आएगी। देखिए जैसे आपको आगे वाली आई थी, ये इनकरेक्ट वे में अगली वाली आई थी, तो यहाँ पे उसने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 2.0 सेंटीमीटर नजर आ रहा है। ठीक है, उसने यही कहा है ना जी। इसी तरह अगर आप इधर देखेंगे तो वो कहता आपको 1.5 सेंटीमीटर नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप करेक्ट वे से देखेंगे तो आपको 1.8 सेंटीमीटर नजर आ रहा है। तो इस चीज को हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। आपकी आय जो होती है ना वो ऊपर या नीचे जाने से ये खराबियां पैदा होती हैं। अब पैरेलैक्स एरर की उसने कुछ इंफॉर्मेशन बताई। ये कहता है कि पैरेलैक्स एरर, देखिए नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है, आपसे अगर डेफिनेशन पूछ ले, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज पैरेलैक्स एरर, तो ये पैरेलैक्स एरर इज ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई व्हेन टेकिंग मेजरमेंट। इट कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आई परपेंडिकुलर टू द स्केल ऑफ रीडिंग। ये परपेंडिकुलर बिल्कुल इस तरह, ये अगर आपकी आई है तो आपकी आई का एंगल भी बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। मींस के यहाँ पे आपका 90 डिग्री इजीली बन रहा हो, कोई एंगल ना बने। मेरी बात समझ? जैसे हम कोई कैमरे से कोई पिक्चर ले रहे होते हैं ना, तो पिक्चर के कैमरे के ऊपर ना एक लाइन आती है, वो डिग्री बता रही होती है। वो क्या बता रही होती है? आप थोड़ा सा कैमरा ऐसे करोगे टिल्ट तो कुछ डिग्री आना शुरू हो जाएंगे, आप ऐसे करोगे तो उधर से भी डिग्री आना, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे तो वो 0 डिग्री हो जाता है। तो वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका जो एरर, जो आई का लेवल है ना वो बिल्कुल सही हो गया, या कैमरे का लेवल है वो बिल्कुल उसके बैलेंस हो गया। यहाँ तक अंडरस्टूड होगी बात, समझ आ गई? उसकी बात है, चलो शाबाश। तो इस चीज को हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। अब यही एरर वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा था, तो हम एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं कि टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the meter rule is placed in such a way that the zero coincide one edge of the object and the reading in front of the other edge is length of the object। ये तो सिंपल बात है, जहां से लेके मैंने जहां तक मेजर करना है इसको मैं यहाँ पे रखूंगा और जहां तक मेजर करना है उसको मैं यहाँ तक रखूंगा जी। वन कॉमन सोर्स ऑफ एरर comes from the angle at which the instrument is read। meter should be either be tipped on its edge or read when the person eye is directly above the ruler। मींस के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, ना तो आप यहां से देख रहे हो ना तो आप यहां से देख रहे हो, आपका बिल्कुल आई उसके
ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल टिप के ऊपर, एज के ऊपर। ये आपको वो बताना चाह रहे हैं जी। कहता है कि एट पॉइंट बी इफ द मीटर रूलर इज रीड फ्रॉम एन एंगल। अब देखो ये कुछ एंगल से मेजर किया जा रहा था ना, तो करेक्ट आ रही थी कि इनकरेक्ट आ रही थी? इनकरेक्ट। यहाँ पे भी कोई एंगल से मेजर किया तो इनकरेक्ट। तो यही वो बता रहा है कि द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी डिफरेंट लेंथ, दिस इज नाउन एज पैरेलैक्स एरर। ठीक है, और पैरेलैक्स एरर क्या होता है वो साइड बॉक्स में आपको डेफिनेशन के तौर पर उसने बता दिया। आपसे अगर पूछ ले व्हाट इज पैरेलैक्स एरर, तो ये उसने साइड बॉक्स में बताया हुआ है। आपने कैसे लिखना है? आपने ऐसे ही लिखना है, साइड बॉक्स और साथ में इस तरह करके डायग्राम बना दिए, जिस तरह ऊपर करके डायग्राम उसने बनाई। आप गौर से देखेंगे आपको डायग्राम नजर आएगी, समझ आएगी। ठीक हो गया? तो ये था हमारा क्या, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मीटर रूल। हमने मीटर रूलर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी एमसीक्यू, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर किए आज। ठीक है, हमने लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ा, हमने एमसीक्यूज के बारे में पढ़ा, किस तरह अगर पूछ ले तो हम किस तरह उसको पहचानेंगे। ठीक है, उसमें एरर क्या क्रिएट हो सकते हैं और किस तरह मेजर किया जा सकता है। तो ये हमारा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है मीटर रूल का पहला कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया? अच्छा, एक बॉक्स रह गया, उस बॉक्स को भी देख लो। देखिए मेजरिंग टेप, देखिए मेजरिंग टेप क्या होती है। देखिए मेरी बात और सुनो, मेजरिंग टेप के अंदर भी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन मेजरिंग टेप कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? देखिए ये जो कारपेंटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनके पास मेजरिंग टेप होती है। ये जो बिल्डिंग्स बनाने वाले होते हैं, कंस्ट्रक्टर वगैरह, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी चीजों की मेजरमेंट ली होती है। ठीक है, हम जो हमारे पास जो स्केल है, हमारे पास जो स्केल है वो स्केल सिर्फ 24 सेंटीमीटर का होता है। हमारे पास जो स्केल होता है वो कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। और याद रखें कि 1 मीटर के अंदर ना, ये भी बात याद रखनी, कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये भी चीज एमसीक्यूज के तौर पर जो है ना आप मेंशन कर लें, ये भी आपको एमसीक्यूज मैंने आपको बता दी है। तो जो मेजरिंग टेप होती है ना वो आमतौर पर 1 मीटर से लेके ना 100 मीटर तक होती है। क्या स्केल आपका इतना लॉन्ग होता है कि 100 सेंटीमीटर तक नो, वो तो सिर्फ 24 सेंटीमीटर, क्या 24 सेंटीमीटर से ज्यादा 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। स्टील का भी ले लो तो वो 40 से 50 तक आ जाएगा। इससे लॉन्ग यहाँ से लेके यहाँ तक लोहे वाला भी जो स्केल होता है वो होता है, इससे ज्यादा लॉन्ग नहीं हो सकता। लेकिन जो मेजरिंग टेप होती है ना उसकी रेंज आपकी 1 मीटर से लेके ना 100 मीटर तक तो होती है, क्योंकि हमने इतनी बड़ी बड़ी लेंथ मेजर करनी होती है, 500 मीटर तक भी वो पहुंच सकती है। तो यही आपको बताना चाह रहा है कि इट कैन बी मेजरिंग 1 मिलीमीटर टू सेवरल मीटर्स, इट लीस्ट काउंट इज 1 मीटर, इट यूज्ड टू मेजर द लॉन्गर डिस्टेंस। हम लॉन्गर डिस्टेंस से मेजर कर सकते हैं, मीटर रूल से लॉन्गर डिस्टेंस मेजर। चलो आज का यही टॉपिक था। चलो इसको एक बार पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक हमारा है वर्नियर कैलिपर। लास्ट टाइम हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मीटर रूल के बारे में डिस्कशन कर ली थी। मीटर रूल हमें पता है कि उसका जो लीस्ट काउंट है ना वो 1 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होने का मतलब क्या है, इसको आज हम थोड़ा सा ना डिस्कस करते हैं। और हमें वर्नियर कैलिपर की जरूरत क्यों पड़ी और किसने इसको इजाद किया, इन्वेंटेड बाय विच पर्सन, आज हम ये डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ आ रही? मीटर रूल का अगर लीस्ट काउंट 1 है ना, 1 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 मिलीमीटर से कम वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता। ये सिंपल सी बात। अब अगर आप अपने स्केल में देखते हैं ना तो इतना सा हिस्सा है, ताकि तो ये आपका स्केल बना हुआ है, ये आपका इतना सा हिस्सा है और इसमें इतने से पार्ट को हम कहते हैं 1 मिलीमीटर। अब आप अगर गौर करेंगे ना, इस पार्ट के अंदर कोई और मार्किंग नहीं हुई होती, ऐसे ही है ना, इस छोटे से पार्ट्स के अंदर कोई मार्किंग नहीं होती।
अगर हम स्केल को देखें तो ऐसे 4 लाइंस लगी होती है, फिर एक बड़ी लाइन होती है, फिर 4 लाइंस लगी होती है, फिर एक बड़ी लाइन होती है, पहले 0 लिखा होता है, फिर यहाँ पे 1 लिखा होता है। ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर। अब स्केल, अगर मैं बात को रिपीट करूं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी, ठीक है। और इसके साथ हमने कहा था कि ये छोटा सा पार्ट है, इसको आमतौर पर हम 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। आपको अगर याद हो, ट्रायंगल बनाते वक्त हम ये बात करते थे 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, इसको हम 1 मिलीमीटर भी कहेंगे। ये हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, लेकिन जस्ट हमने क्या है इसमें थोड़ी सी चीज ऐड की है कि सर ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसको दूसरा नाम 1 मिलीमीटर भी होता है। अब इस 1 मिलीमीटर का मतलब है कि मैं इस 1 मिलीमीटर से कोई चीज मतलब कि छोटी है ना वो मेजर नहीं कर सकता। सर मिसाल एग्जांपल दें, हमें तभी समझ आएगी, एग्जांपल होगी तो बात समझ आती है, वरना थोड़ी समझ आती है। एक वायर है, प्रैक्टिकल के तौर पर ना आपको वायर भी दी जा सकती है। एक वायर है, वायर देखिए ना कितनी बड़ी सी होती है। क्या मैं स्केल से उस वायर का डायामीटर फाइंड कर सकता हूँ? डायामीटर लाइक क्या सर? मिसाल के तौर पर अगर मैं वायर को थोड़ा सा जूम इन करके बनाता हूँ, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, और वायर तो इस मिलीमीटर से भी तो छोटी होती है। वो कहता है इसका डायामीटर, ये डायामीटर है, इसको डायामीटर कहते हैं। यहां से लेके यहां तक अगर मैं लाइन लगाऊं, ये जो लाइन हमें 2 पार्ट्स में सेमी सर्कल बनाती है, तो इसको हम कहते हैं डायामीटर। वो कहता है कि इस डायामीटर को फाइंड करें, या डायामीटर के अलावा, ये डायामीटर के अलावा हमें वो कहते हैं इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करें, 2 पाई r, ये r, ये जो रेडियस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेडियस यहां से लेके यहां तक रेडियस फाइंड करना। क्या मैं ये स्केल से फाइंड कर सकता हूं? ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, मेरी बात समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई, प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 1631, अगर इसको आप साइड बॉक्स में देखेंगे तो एक साइंटिस्ट का नेम लिखा हुआ है, पियर वर्नियर। इस बंदे ने पियर वर्नियर के नाम से इसको मेंशन किया। 1631 में पियर वर्नियर ने ये इंस्ट्रूमेंट इजाद किया। इस इंस्ट्रूमेंट का हमें क्या फायदा हुआ? इस इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ एक फायदा नहीं, बहुत से फायदे हैं। हमारी बुक में हो सकता है एक यूज लिखा होगा, लेकिन मैं आपको सारे इस्तेमाल बताऊंगा कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको कहां कहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब ये देखें, हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है, देखें आपकी जो किस तरह का होता है, ये देखें फिग 1.2 आपको अगर नजर आ रही है, तो इस तरह का वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा है जी कैलिपर 1631 लिखा हुआ है ना जी। देखिए आज का टॉपिक हमारा वर्नियर कैलिपर है। डेफिनेशन बात एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले इसकी फिगर दिखा देता हूँ। देखिए फिगर कैसी बनी हुई है, आपको जॉज नजर आ रहे हैं, आपको इनसाइड जॉज नजर आ रहे हैं, आउटसाइड जॉज नजर आ रहे हैं। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको एक छोटा सा स्केल नजर आ रहा है पीछे में, गौर से देखिए, छोटा सा स्केल सर्कल में नजर आ रहा है, वर्नियर स्केल। उसके बाद अगर आप बाहर वाला स्केल लेंगे जिसको मेन स्केल देखते हैं, तो आर्म स्केल है, जो हम आर्म स्केल इस्तेमाल नहीं करते, ये वो स्केल है मेन स्केल, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है ना वर्नियर स्केल आपको दिखता है। अब थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे करते हैं जो आपके बुक में मेंशन नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता। हमारा काम
जो आउटसाइड जॉज है ना उससे ज्यादा होता है, ए और बी से। नजर आ रहा है? सर इनसाइड जॉज का क्या मतलब है? इनसाइड जॉज क्या हेल्प करता है? अच्छा, उसके बाद आपको एक टेल भी नजर आ रही है, नजर आ रही है सबको टेल? ये टेल क्या हेल्प करती है? मैं दोबारा बता रहा हूं, ना तो टेल का वर्किंग लिखी हुई है यहाँ, ना तो इनसाइड जॉज की वर्किंग लिखी हुई है। मैं आपको फिर भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि इनसाइड जॉज और टेल को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा कि देखो इनसाइड जो आउटसाइड जॉज होंगे वो ऐसे करके इसके ऊपर आ जाएंगे, मैं इसको क्लोज करूंगा तो आपको इसका डायमीटर मालूम हो जाएगा, ऐसी है ना। लेकिन ये जो हमारे इनसाइड जॉज है, आमतौर पर हम इसको आउटसाइड जॉज कहते हैं, उसको ध्यान से ऊपर नीचे कर दिया है। चलो इसको छोड़ो, आपको इसके अंदर इनसाइड डायमीटर नजर आ रहा है? मैं क्या ये दो जॉज इसके अंदर पुट कर सकता हूं? नो। तो फिर कहां से? तो ऊपर इसको मैं क्या करता हूं, इस तरह करके नॉक बनी होती है, मैं इसके ऊपर पुट कर देता हूं और इसको मैं खोल देता हूं। काम आ गई ना? तो मुझे इनसाइड द डायमीटर इसका क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा ना। तो ऊपर वाले जॉज जो ऊपर उसने बनाए हैं वो किस लिए? इनसाइड द डायमीटर फाइंड करने के लिए होता है। ओके, अगली बात, टेल किस लिए इस्तेमाल होती है? देखिए टेल इसकी ये डेप्थ है, मैं डेप्थ कैसे फाइंड करूं? मैं स्केल से डेप्थ फाइंड कर सकता हूं। तो हम वर्नियर कैलिपर से किसी भी चीज की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वो टेल को पुट करके, टेल को पुट करिए जाओ, उसको खोली जाओ, जहां पे जाके उसकी जमीन मतलब कि उसकी डेप्थ उसकी सरफेस के साथ लगेगी वहां तक हमें उसकी मैय्या मिल जाएगी। तो देखो कितना फायदा है। अच्छा, आपके बुक में सिर्फ एक लिखा हुआ, ठीक है, कौन से आउटर जॉज जो उसने ए और बी बताई है, ठीक है, उसकी वर्किंग लिखी हुई है, हम उसको देखते हैं। समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई? चलो अब हम आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन की तरफ। अच्छा सर, वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन क्या है? हम ये पढ़ेंगे, जैसे मीटर रूल के बारे में हमने बात समझी। इसके अलावा हम ये बात देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर कहां तक मेजर कर सकता है। जैसे उसका लीस्ट काउंट था ना, इसका भी एक मिनिमम मेजरमेंट होगा, लीस्ट काउंट होगा, कहां तक ये मेजर कर सकता है। ये मेरी बात अंडरस्टूड हो रही है? ठीक है। इसकी स्केलिंग कैसे होती है, हम इसको रीड कैसे करते हैं, ये भी बात हम समझेंगे। इसकी स्केलिंग और इसको हम रीड कैसे करते हैं, हम ये भी बात समझेंगे। यहाँ पर मेरी बात समझ आ रही है? चलो क्लियर हो। अब अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें तो वो डेफिनेशन में ना हमें एक बात समझाता है, इधर देखिए वो बात क्या हमें समझाता है। वो कहता है कि जो आपका स्केल में 1 मिलीमीटर होता है ना, तो वर्नियर कैलिपर इस मिलीमीटर के कितने पार्ट्स कर देता है? 1 मिलीमीटर के कितने पार्ट्स कर देता है? कितने पार्ट्स कर देता है? बोले 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स के 100 पार्ट्स? 10 पार्ट्स, ठीक है, इसके 10 पार्ट्स कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या? सुनो, इसका मतलब है कि ये जो आपका 1 मिलीमीटर है ना, ये छोटा सा 1 मिलीमीटर है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बनाऊं इस तरह, ये मैंने बड़ा करके बना दिया। तो वर्नियर कैलिपर ने इसके भी 10 हिस्से कर दिए, 1 2 इस तरह 10 हिस्से कर दिए, 10 पार्ट्स कर दो। तो देखो और छोटी मेजरमेंट नहीं होगी, होगी ना। तो वर्नियर कैलिपर का ये फायदा है। वर्नियर कैलिपर क्या कर रहा है? 1 मिलीमीटर के कितने पार्ट्स कर रहा है? तो इसको मैं 1/10 इसको ये जो इतना सा, इसको मैं 1/10 पार्ट नहीं कहूंगा, किसका? मिलीमीटर का। शाबाश, 1/10 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर। इसको मैं ये इसकी डायग्राम ये है कि यहां से लेके यहां तक 1 मिलीमीटर है, और इसको हम ये जो पॉइंट इसको हम कहते हैं 1/10 पार्ट। अच्छा ये देखो, इधर सुनना है, 1/10 अगर मिलीमीटर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ 0.1 मिलीमीटर
तो इसका मतलब इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी है? ये ही इसका क्या है? लीस्ट काउंट। ओके, समझ आई? तो वर्नियर कैलिपर का ये जो छोटा सा हिस्सा है जो कि 1 मिलीमीटर को उसने कितनों में तकसीम कर दिया? 10। 1/10 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना? ये लो, ये डिवाइड कर, ये मैं 1/10 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर। तो ये देखिए यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया? 0.1। तो देखो और छोटी मेजरमेंट हो रही है, और ज्यादा छोटी मेजरमेंट्स हो रही है, हो गई है ना? तो अब यही डेफिनेशन उसने क्या की हुई है? मेंशन की हुई है। आपने, मैं पढ़ता हूं, आप इस डेफिनेशन को मार्क कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको लिखते वक्त प्रॉब्लम ना हो कि हमने क्या लिखनी है डेफिनेशन। अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, डिफाइन वर्नियर कैलिपर, ठीक है? तो देखें, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट है जी, हमें पता है इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू, कहां तक? 1/10 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर। मतलब कि उसने 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर दिए, जो कि हमें स्केल में 1 मिलीमीटर से छोटा मिलता ही नहीं था। तो वर्नियर कैलिपर ने क्या किया? उस 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर दिए। लो, अब मेजर कर लो। डायमीटर मेजर हो सकता है, ये सारे से मेजर हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ आ रहा है? तो इसका मतलब कि जहां पे 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट आ गई, तो फिर मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करूंगा? वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अभी तक हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है, ऐसी है ना? तो मतलब कि अगर मुझे वायर का डायमीटर इस्तेमाल पूछना है या फाइंड करना है, तो मैं वर्नियर कैलिपर को लेके आ सकता हूं। ठीक है, फिर वो अदर सिचुएशन है कि सर अगर कोई चीज 0.1 मिलीमीटर से भी छोटी हो जाए, फिर वो डिफरेंट सिचुएशन, वो फिर हम बात की बात। पहले यहां तक तो हम समझे ना डेफिनेशन। ये पूरी मैंने डेफिनेशन आपको समझाई है, ये पूरी डेफिनेशन है। यहां तक समझ आइए कि नहीं समझ आइए? ये पूरी डेफिनेशन को मैंने बताया कि 1 मिलीमीटर के अगर हम 10 पार्ट्स कर दें, तो वो यही डेफिनेशन करता है कि 1 मिलीमीटर के हमने 10 पार्ट्स किए और 1/10 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर, और हमारा लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? फिर यही तो बात कर रहा है। इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द थिकनेस, ये थिकनेस, या मैं इसको डायमीटर को भी कह सकता हूं कि थिकनेस। उसके अलावा डायमीटर, यही मैं आपको बता रहा हूं। विड्थ इसकी कैप की विड्थ बताई, डेप्थ बताई, टेल से हम डेप्थ फाइंड करते हैं। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक इसकी डेफिनेशन है। आपने ये डेफिनेशन इसकी मार्क करनी है। जब भी आप इसका टॉपिक लिखने लगे, तो सबसे पहले आप एक और हेडिंग बना सकते हैं, एक और हेडिंग बना सकते हैं। पता है क्या? इंट्रोडक्शन की भी हेडिंग बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी साफ करके अगर आपको लिख दूं, यहाँ पे हम हेडिंग बनाई जाती है साथ साथ। इंट्रोडक्शन, ताकि लॉन्ग भी हमारा हेडिंग के साथ साथ कंप्लीट होता जाए। इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है? साइड बॉक्स देखें, नजर आ रहा है सबको? इंट्रोडक्शन के बाद हमारी डेफिनेशन। तो इंट्रोडक्शन में जो साइड बॉक्स है ना, जो लिखा हुआ है, वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट पियर वर्नियर इन 1631। तो आप ये इंट्रोडक्शन में इसको मेंशन कर लें। फिर मैंने आपको डेफिनेशन की बता दी हेडिंग, तो आप डेफिनेशन को मार्क कर लें। तो इस तरह हमारा लोग आगे चलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि पेयरिंग क्या आनी है, पेयरिंग क्या चलनी है, तो उसके मुताबिक हम हर टॉपिक को बड़े गौर से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, अब यहां तक तो समझ आ गई हमें। अब आ जाए इसकी आगे स्केल पे। उसने 2 टाइप्स ऑफ स्केल बताए हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल। आप यहां पे स्केल की हेडिंग डाल सकते हैं या स्केलिंग की हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपका दिल करता है, स्केलिंग की हेडिंग डाल लें या स्केल की हेडिंग डाल लें। स्केलिंग ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, स्केलिंग लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, स्केलिंग में क्या लिखे हैं, कहता है कि there are two types of scale, there are two types of scale. पहला स्केल क्या है, वो कहता है कि मेन स्केल which has marking of 1 मिलीमीटर each. ये तो हमारा सिंपल स्केल नहीं था कि हर, ये देखो ये सिंपल स्केल, ठीक है, ये मीटर रूल मैंने बनाया ना, इसको मैंने मीटर रूल बनाया। इस मीटर रूल को देखिए, हमें पता है कि सर ये छोटी सी स्केलिंग 1 मिलीमीटर है, फिर बड़ी लाइनें हमें सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती हैं, और स्मॉल ये जो छोटी छोटी लाइंस है ये हमें मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तो हमें पता है कि जो बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं स्केल में वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, मिलीमीटर को। ये तो हमें पता है। तो पहले स्केल की पहली टाइप क्या हो गई, मेन स्केल। तो ये देखिए यहाँ पे मैं वो पॉइंट जो उसने लिखा हुआ है वो हम लिख लेंगे, या आप स्केलिंग के बाद टाइप्स सब हेडिंग डाल के ना, टाइप्स थोड़ी सी आगे करके, ठीक है, इस तरह करके थोड़ी सी आगे करके ना, आगे करके लिखेंगे ना, तो ये सब हेडिंग बन जाएगी टाइप्स की, ठीक है। थोड़ी सी आगे स्केलिंग की मेन हेडिंग आ जाएगी, और फिर टाइप्स थोड़ी सी आगे करके सब हेडिंग। उस हेडिंग के अंदर हम 2 बुलेट्स को डालेंगे, और इन 2 बुलेट्स में हमने जो उसने हमें बताया है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक हो गया। तो हमारा टॉपिक बढ़ गया कैलिपर का, अच्छा सा करके बन जाएगा, चलता चलेगा, ठीक हो। अच्छा, पहला उसने हमें मेन स्केल बता दिया। अब दूसरा स्केल क्या बताता है कि वर्नियर स्केल या स्लाइडिंग। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो सुनो, ये एमसीक्यूज आपसे अगर पूछ ले कि कौन सा स्केल फिक्स्ड होता है और कौन सा स्केल मूवेबल होता है, तो ये याद रखना कि मेन स्केल फिक्स्ड होता है और वर्नियर स्केल मूवेबल होता है। ये एमसीक्यूज अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लें। Main scale is fixed, but vernier scale is movable. Vernier scale is movable. आप अलग-अलग MCQs के तौर पर ये पॉइंट बना लें ताकि आपको याद रहे। हम मूवेबल भी कहते हैं, हम इसको स्लाइडिंग भी कहते हैं। आपकी बुक में स्लाइडिंग लिखा हुआ है ना, स्लाइडिंग का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, वो देखिए वर्नियर स्केल के साथ स्लाइडिंग ब्रैकेट में स्लाइडिंग लिखा हुआ पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो हम इसको स्लाइडिंग भी कहते हैं, इसको हम मूवेबल भी कहते हैं। समझ आ गई? ओके, तो हमें पता लग गया कि मेन स्केल फिक्स्ड होता है और वर्नियर स्केल मूवेबल या स्लाइडिंग होता है। ये एमसीक्यूज के तौर पर हमें बात समझ आ गई, क्लियर हो गई। तो देखिए कहता है कि अ वर्नियर या स्लाइडिंग स्केल ऑफ लेंथ ऑफ 9 मिलीमीटर। अब आपने ये चीज याद रखनी, ये भी एमसीक्यूज है कि वो जो वर्नियर स्केल होते हैं उसके ऊपर 9 मिलीमीटर की लेंथ होती है, ठीक है, एंड इट इज डिवीजन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब सर ये थोड़ी सी बात ना हमें समझ नहीं आई, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखो सुनो बोर्ड से, अगर आप बोर्ड से वर्नियर स्केल देखेंगे ना, बोर्ड से देखेंगे तो हमारे पास थोड़ी सी ब्लर्ड है, लेकिन अगर हम नीचे फिग नंबर 1.3 फिग नंबर 1.3 बोर्ड से देखें, नजर आ रही है सबको? उसमें वर्नियर स्केल नजर आ रहा है सबको? उस वर्नियर स्केल के ऊपर लाइंस गिने गौर से। 10 है ना, तो कितना हमारा एक और एमसीक्यूज बन गया
कि कितने इक्वल डिवीजन होती हैं उसमें 10, ये भी याद रखिए 10 इक्वल पार्ट्स। ये ये 10 इक्वल पार्ट्स ऑन वर्नियर स्केल। ये भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मेंशन करने हैं आप। एमसीक्यूज आ जाए तो हमें याद रहेगा कि सर आपने हमें बताया था कि वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन होती है और लेंथ कितनी होती है। शाबाश, 9 मिलीमीटर की होती है। समझ आ गई? क्लियर हो गई? पक्की बात है। अच्छा सर 9 मिलीमीटर क्यों होता है, 10 मिलीमीटर क्यों नहीं होता, कौन बताएगा मुझे? हाँ बताओ। जब 9 तक पहुंचता है तब तक वो वही वाला रहता है, पहले 5 मीटर, लेकिन जब 10 आ जाता है तो वो अगला बढ़ता है। क्या? जिस तरह पहले 5 है 9 तक वो 5 ही रहेगा, लेकिन जब 10 आ जाएगा तो फिर वो 6 हो जाएगा। नहीं तो आप हम इसको 9 मिलीमीटर के बाद क्या वैल्यू लेंगे, 10 मिलीमीटर लेंगे। शाबाश, 9 मिलीमीटर के बाद अगला पॉइंट जो होता है वो तो सेंटीमीटर का होता है, तो इसलिए उसने सेंटीमीटर उसमें मेंशन नहीं किया, इसलिए वो कहता है कि इसमें जो लेंथ है वो 9 मिलीमीटर की लेंथ होती है। इक्वल 10 पार्ट्स होती है और कितनी मेजरमेंट होती है इसमें 9 मिलीमीटर की, क्योंकि अगला पॉइंट वो तो मेन स्केल पे है, वो तो मेन स्केल पे है ना, हम अगला पॉइंट क्यों डालें। मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरी बात मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाता हूं कि देखिए अगर एक वर्नियर स्केल है, यहां से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए वर्नियर स्केल अगर यहां से स्टार्ट हुआ है, उसके ऊपर 9 मिलीमीटर की मेजरमेंट्स हैं, तो क्या वो 9 मिलीमीटर की मेजरमेंट्स यहां पे आके खत्म होंगी? क्यों? क्योंकि वो तो 0.1 सेंटीमीटर का है, वो तो उससे थोड़ा सा पीछे, आगे नहीं पीछे होगा ना, 1 सेंटीमीटर बड़ा है 9 मिलीमीटर, तो वो तो ये देखो यहां पे होगा, फिर उसका अगला पॉइंट क्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा इसके डीप जाए ना, तो अगर इस मेजरमेंट को देखें तो वो मेजरमेंट 0.9 मिलीमीटर तक होगी, फिर वो 1 मिलीमीटर बनेगा। नहीं समझ आ रही कि गैप जो है ना, जो बिटवीन गैप्स है, वो गैप नहीं उसने बताया हमें, वो असल में 0.9 मिलीमीटर का होता है। फिर उसके बाद क्या आता है 1 मिलीमीटर। तो क्या वो 1 मिलीमीटर वाला उसने पॉइंट लगाया? जी सर लगाया। उसने 0.9 मिलीमीटर वाला मार्क लगाया, 1 मिलीमीटर वाला मार्क नहीं लगाया। देख रहे हो ना, ये यहां पे नहीं होगा, ये कहां पे होगा, थोड़ा सा पीछे होगा इससे 0.9 मिलीमीटर वाला, क्योंकि अगला पॉइंट उसका 1 मिलीमीटर होगा ना। इसी तरह उससे थोड़ा सा पीछे होगा दूसरे पॉइंट से, इस तरह इससे भी थोड़ा सा पीछे होगा। ये अगर मैं तीसरी लाइन इसके ऊपर बिल्कुल लगाऊं, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे पीछे करके होगा। और 5 मिलीमीटर वाली लाइन अगर ये 4 मिलीमीटर है तो 5 मिलीमीटर यहाँ पे करके होगी 0.9 मिलीमीटर वाला पॉइंट, उससे अगला पॉइंट 5, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ तो है तो 10 नहीं लगाई ना मैंने, लगाई तो मैंने 10 ही है ना, लेकिन लेंथ कितनी है 9 मिलीमीटर की। तो इस तरह आपने ये नहीं सोचना कि सर है तो 10 है लेकिन 9 मिलीमीटर कैसे बन रहा है, तो वो इस रीजन से बन रहा है कि वो 1 मिलीमीटर पे नहीं लाइन लगाता वर्नियर स्केल पे, ऑलरेडी मेन स्केल पे तो 1 मिलीमीटर में लगी हुई है ना। अगर आप इसकी एग्जांपल जो है ना, मैं आपको इसमें देख लें कि अगर आप एक पॉइंट मेंशन कर देते हो, क्योंकि हमने बीच में गैप ही देखना है ना मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, तो हम एक पॉइंट जो है ना, आपको मैं बताता हूं कौन सी डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है इस एग्जांपल को देखने के लिए। तो आप एग्जांपल जो है ना, वेट सेकंड,
इतनी कोई प्रॉपर तरीके से उसने एग्जांपल नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी आपको ना मैं 1.3 का जो ए पार्ट है, ए पार्ट डायग्राम का है ना, उसमें आपने वर्नियर स्केल की जो बिल्कुल माउथ टू माउथ लाइन लग रही है ना, वो आपको 4 लाइन नजर आ रही होगी। बोर्ड से देखिए 1 2 3 4, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन बिल्कुल आपस में एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रही है। आ रही है नजर? अब उसी को ऊपर वाले का गैप देखना, नजर आ रही ना, ऊपर वाला गैप देखना और नीचे वाला गैप देखना कि अगली लाइन क्या उसके बिल्कुल नीचे है? नहीं ना, उससे थोड़ा सा पीछे है। तो यही मैं आपको मेंशन करवाना चाह रहा हूं कि जो वर्नियर स्केल पे मार्किंग हुई हुई है ना, वो 0.9 मिलीमीटर की हुई हुई है, इसलिए वो 9 मिलीमीटर बनता है। ठीक है, मेन स्केल पे तो 1 मिलीमीटर की हुई हुई है ना, लेकिन वर्नियर स्केल पे 0.9 मिलीमीटर की होती है। और डिवीजन कितनी हो जाती है? वो 10 ही होती है। और लेंथ कितनी हो जाती है? 9 मिलीमीटर। अब आपके सर हमें थोड़ी सी बात और एक्सप्लेन करें, तो ये बहुत आसान तरीके है। देखो 0.9 इतनी मार्किंग है ना, 0.9 मिलीमीटर की मार्किंग है, और कितने पार्ट्स हैं? तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो आंसर क्या आएगा? 9 नहीं आएगा, आंसर 9 नहीं आएगा। तो ये देखो 9 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये कितने हैं? 0.9। लेकिन ये हमारी बुक में उसने मेंशन जो किया है वो मैंने आपको समझा दिया। क्या कि सर वर्नियर स्केल 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो 9 मिलीमीटर होती है। तो ये दो एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि वर्नियर स्केल के जो दो लाइंस हैं उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो आपने क्या कहना है? 0.9 मिलीमीटर। कितना है? 0.9 मिलीमीटर। या आप एमसीक्यूज के तौर पर इसको याद रख सकते हैं। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आ गई है? तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में जाके थोड़ा सा जो है ना वर्नियर स्केल के बारे में आपको थोड़ा सा मेंशन किया, ताकि आपको वर्नियर स्केल के बारे में समझ आ जाए। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं अब। तो दो टाइप्स हम यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे? एक्सप्लेन कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे। एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल या स्लाइडिंग स्केल। जी, तो अब हमसे जो अगली हेडिंग बताएगा वो इसमें हमें बताएगा लीस्ट काउंट। जी, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अच्छा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर अगेन कितना है? 0.1। तो ये तो हमने एमसीक्यूज के तौर पर याद कर लिया ना, ये हमें याद हो जाएगा। ये भी एमसीक्यूज हमारा है इंपॉर्टेंट, ये भी हम मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया? तो इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा कि एमसीक्यूज क्या है? लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ आ गई? अब हमने क्या लिखना है? अगली हेडिंग हमारा जो अगला पैराग्राफ स्टार्ट होने लगा उसके ऊपर हम लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब क्या कहता है? देखिए, कहता है कि लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज द डिफरेंस, ये डेफिनेशन है। वो अगर आपको कहे कि डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, क्या कहे? डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। आमतौर पर पिछली बारी हमारे पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हमसे पूछता है। तो देखो कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने एमसीक्यूज हमारे इस एक ही टॉपिक में से बन रहे हैं। तो हम इस तरह इसकी तैयारी करेंगे। तो देखिए, कहते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस between one main scale division and one vernier scale division is called least count of a vernier caliper। तो आपकी ये डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से बन जाएगी। इसके साथ सिर्फ इतना नहीं लिखना, इसके आगे भी सारी चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है? देखें, वन
Hence least count is 1 main scale division minus 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 मेन स्केल डिवीजन इसका मतलब इधर गौर से देखें 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है 1 मिलीमीटर है और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है तो अभी मैंने बताया ना उसने ऊपर नहीं बताया मैंने आपको फिर भी पहले मेंशन कर दिया है। अब ये देखिए यहां पे मैं करता हूं 1 मेन स्केल डिवीजन हो गई माइनस डिफरेंस है ना माइनस 0.9 तो कितना आंसर आ जाएगा देखिए उसने लिखा हुआ है 0.1 मिलीमीटर। ये ले ये हमने यहाँ पे भी याद कर लिया हमने इससे भी मेंशन कर लिया हमने इससे भी निकाल लिया। तो दो तरीके से हमने जो है ना लीस्ट काउंट को डिस्कस कर लिया। ओके यहाँ तक बात समझ आ गई है क्लियर हो गई। अच्छा गौर से मेरी बात सुनो एमसीक्यूज एक और आता होता है इसमें आपने इसको इसके साथ ही मेंशन कर लेना ठीक है। आपसे आमतौर पर मिलीमीटर में भी पूछ लेता होता है और आमतौर पर सेंटीमीटर में भी पूछ लेता होता है तो जरूरी नहीं है कि आपने मिलीमीटर में ही ढूंढना है जरूरी नहीं है कि आपने आपको सेंटीमीटर में भी आना चाहिए। सेंटीमीटर में क्या होगा गौर से देखिए 0.01 सेंटीमीटर ये ले इसको भी याद कर ले साथ ही मेंशन कर ले ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है तो ये एमसीक्यूज बन सकता है जी 0.1 मिलीमीटर इक्वल है 0.01 सेंटीमीटर और ये हमारा ये हमारा एमसीक्यूज भी बन सकता है इसको एमसीक्यूज के तौर पर याद रखें नोट्स अच्छे से करके बनाया करें। एमसीक्यूज जो भी हो साइड पे एक लाइन लगाया करें साइड पे वहां पे एमसीक्यूज की हेडिंग दिया करें और नीचे जितने भी एमसीक्यूज मैंने मेंशन करवाए हुए हैं नीट पे वो सारे उतार लिया करें। एक साइड पे हमारा लॉन्ग चल रहा होगा एक साइड पे हमारे एमसीक्यूज जब भी पढ़ना है खोला लॉन्ग पढ़ लिया और साथ में एमसीक्यूज देख लिए और शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है तो जो आप हेडिंग डालोगे उसके ऊपर छोटा सा हमने पेन से या मार्कर से लिख लिया ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारा सिंपल कितना आसान काम हो जाएगा हमारे लिए नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे हमारे और हम याद भी हो जाएगा हमारी तैयारी भी हो जाएगी। तो ये तरीका होता है तैयारी करने का ठीक है क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप इस बात के लिए ट्रेन हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे चलते हैं कहता है कि यूजुअली द लीस्ट काउंट इज फाइंड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन स्केल one scale by total number of division on the vernier scale which is again 1 millimeter divided by 10 is equal to 0.1 millimeter. The part of a vernier caliper are shown in the figure. अच्छा एक तो ये बता दिया ना उसने एक और फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा है लीस्ट काउंट का पता क्या है सुनो एक तो ये देखो एक फॉर्मूला आपको उसने ये बता दिया ना कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर आपसे वो ये वाला फॉर्मूला पूछ ले तो ये वाला भी फॉर्मूला आप साथ में मेंशन कर ले कौन सा देखें लीस्ट काउंट इज इक्वल टू देखें लिखा हुआ है वो कहता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑन वर्नियर स्केल। ये भी एक फॉर्मूला है इसका जो पुराने कोर्स में आता था ठीक है न्यू कोर्स में उन्होंने नया फॉर्मूला लिख दिया डेफिनेशन कुछ लिखते थे फॉर्मूला कुछ लिखते थे पहले अब डेफिनेशन जो लिखी हुई है उसी के मुताबिक उन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ठीक है। अब दोबारा उन्होंने आगे एक और फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया वो ये फॉर्मूला अब इसके मुताबिक देखें 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है 1 नहीं है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल कितने हैं 10 वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितनी है 10 तो 1/10 का आंसर क्या होता है 0.1
1 मिलीमीटर। अगेन वही आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब लीस्ट काउंट को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर होगी? ठीक है, मैं बारी बारी ये देखिए, ये हमारी मेन हेडिंग्स है। हमारी मेन हेडिंग से यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ सारा जितना भी टॉपिक्स है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? चलिए, वो दूसरा फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, अच्छा, अपनी प्रैक्टिस के तौर पर ना देखें, सिंपल है, अच्छा बच्चा वो होता है जो ये काम करे, फिगर बनाए। ठीक है, अगर आपकी फिगर की प्रैक्टिस है, आप 2 मिनट में काम करोगे, फिगर बन जाएगी। लेकिन अगर आप फिगर की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फिगर भी नहीं बनेगी। लेकिन ये भी बात सुन लेना कि बोर्ड में हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि सर हम फिगर बनाते हैं, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, कहाँ फिगर बनाते रहे। लेकिन ये भी है कि अगर पेपर अच्छा करना है, लॉन्ग अच्छा करना है, तो फिगर बनाओ, फिर फिगर अच्छी लगेगी, बोर्ड लॉन्ग भी अच्छा होगा, हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे। समझ रहे? ठीक है, टाइम रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखिए, ये हेडिंग टाइम रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अगर हमारे पास टाइम है, अब हम ये लॉन्ग अटेम्प्ट करने बैठ गए हैं, हमारे पास आधा घंटा है, तो हम कर सकते हैं। हम आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी, इंशाल्लाह प्रैक्टिस इतनी होगी कि हम इतने टेस्ट लेंगे आपके कि काफी बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना? प्रैक्टिस हो जाएगी, सर ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये लिखना है, ये क्वेश्चन, इंसान को वैसे पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन का क्या आंसर है। लेकिन ये भी नहीं कि देखना भी नहीं, क्वेश्चन लिखना शुरू कर, बाद में पता लगे कि क्वेश्चन कोई और था। इस तरह भी तो नहीं करना ना। चलिए, तो यहां तक जी फिगर 1.2 ये पूरी आपकी बन गई। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये हेडिंग समझ आ गई सबको? ठीक है, तो यहां तक एक लॉन्ग बन सकता है। अब आगे भी चलते हैं, इसके आगे तो उसके साथ उसने फिगर की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, हम एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, फिगर की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी हमारे पास। ओके, हम एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। जो आपको लाइंस नीचे आ रही है, देयर आर 2 जॉब A and B measure external dimension of object where the jaw CD are used to measure the internal dimension of an object। ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद narrow strip that project from behind the main scale known as tail or that gauge is used to measure the depth of a whole object। तो ये वो पहले नहीं बताता था, ये पहले उसने बातें नहीं करता था पुराने कोर्स में। चलो अब अच्छी बात है, उसने मेंशन कर दिया, तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन में ये बातें आ जाएगी। ठीक है, अब हेडिंग डाल लेंगे। ओके, क्लियर है जी? नेक्स्ट आ जाए। अब यहां तक हमारा काम हो गया। ठीक है, लॉन्ग हमारा जो है ना यहां तक क्लियर हो गया। या आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर दूं। चलो, ठीक है, यहां पे हमारी हेडिंग्स चल रही है, वो चलती रहेगी। अब आता है मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। जी, मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। अब हमारा टॉपिक ये है, हमने पहले जो उसके मुताबिक हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, डेफिनेशन भी पढ़ लिया, स्केलिंग भी पढ़ ली, हमने टाइप्स, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर भी पढ़ लिया, फिगर भी पढ़ लिया और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया। ये आपका एक अलग से नॉर्म बन सकता है। लेकिन अगर हमसे वो पूरे ही पूछ ले, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि वो किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा हमसे, क्योंकि हमने तो सारे तैयार करना है ना। तो अब वो प्रैक्टिकल वर्ड आपको देता है थोड़ा सा। प्रैक्टिकल वर्ड क्या कहता है कि मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। इस पॉइंट को समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। वो क्या है, वो पॉइंट्स क्या है, वो हमें क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। यहां पे ना बहुत बड़ा इशू क्या आता है, सिस्टम का एरर, जिसको हम सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं, जो आगे चल के हमें बताएगा। सिस्टम का एरर और सिस्टमैटिक एरर से क्या हो रहा है? देखिए, जरूरी तो नहीं है कि सारे इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्शन के वक्त बिल्कुल ठीक बने। क्या ऐसा हो सकता है मैं कंस्ट्रक्शन करने बैठा हूं,
इनकी प्रोडक्शन करने बैठा हूँ वर्नियर कैलिपर की, मैंने फैक्ट्री लगा ली, अब ये प्रोडक्शन चल रही है, मशीनें चल रही है, मैं बना रहा हूँ, इसकी फिनिशिंग हो रही है। लास्ट में मुझे पता लगता है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है ना, वो मेन स्केल के जीरो से मिल ही नहीं रहा। तो मसला है, क्योंकि अगर देखें मेन स्केल का जीरो, ये मेन स्केल का पहला जीरो और ये 1 है, और वर्नियर स्केल का भी तो जीरो यहां पे होना चाहिए ना। तो अगर यहां पे, ये तो मसला है, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो एडेड है, तो क्या मैं उसको फेंक दूंगा? मैं उसको फेंकूंगा नहीं, मैं उस इश्यू को रिजॉल्व करूंगा। क्योंकि अगर मैं ये काम करने बैठ गया ना, तो इतने ह्यूज अमाउंट में मेरा नुकसान है। सारे थोड़ी सही हो सकते हैं, मींस कि अगर मैंने 100 की प्रोडक्शन मतलब कि किया तो हो सकता है 50-50 चांस है जो सारे एक्यूरेट निकल आए। तो क्या मैं 50 फेंक दूंगा? नहीं, मैं फेंक दूंगा नहीं। फिर हमने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ना कुछ चीजें क्रिएट की। ओके, उन चीजों को हम यहाँ पे जो है ना मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ेंगे। पहली बात, हम पहला काम हमेशा यही देखते हैं कि क्या जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है। सिस्टम का है ना, सिस्टमैटिक है। दूसरी बात, हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम इसमें ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो ये सारा पढ़ाऊंगा, मेजरमेंट ऑफ यूजिंग वर्नियर कैलिपर। हम इसके अंदर एरर कैसे निकाल सकते हैं, इसके अलावा इसके एरर कौन कौन से हो सकते हैं, उसको करेक्ट कैसे किया जाता है, ये 2 बातें। और फिर लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको मेजर कैसे किया जाता है, हम इसको देखें कैसे। अगर हमारे हाथ में वर्नियर कैलिपर आ गया है, हमने किसी चीज की मेजरमेंट कर ली है, तो उस मेजरमेंट के बाद हम रीडिंग कैसे करें इसकी। जैसे स्केल में हम तो लगा देते हैं कि 1.4 सेंटीमीटर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर हमें इस्तेमाल करना आता तो हम तभी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, वरना तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ये हमें टूवर्ड लॉर्ड कैलिपर की बात की तरफ लेके जाता है कि जो आपको जिस चीज की इमेजिनेशन होगी उसी चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वरना आप उसको एक्सप्लेन अब वर्नियर कैलिपर को हम इस्तेमाल करने बैठ जाए, हमें पता ही ना हो कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना, तो हम उसको पता ही ना हो कि तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो ये चीज आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। मेन स्केल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मेन स्केल के ऊपर स्केलिंग किस टाइप की होती है, और वर्नियर स्केल के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि वर्नियर स्केल के ऊपर स्केलिंग किस टाइप की होती है, और इन्हीं से रिलेटेड हमने उनके एमसीक्यूज भी क्लियर किए। मेन स्केल तो हमें पता है कि सर मीटर रूल, और उसका एमसीक्यूज तो हमें पहले मीटर रूल में जानते हैं। मेन मकसद हमारा वर्नियर स्केल से था, वर्नियर स्केल के ऊपर जो स्केलिंग थी वो एमसीक्यूज थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, और उसी के बेस्ड पे हमने लीस्ट काउंट को एक्सप्लेन किया कि लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, उसका फॉर्मूला निकालने का तरीका। और हमने एक चीज यहाँ पे नोट की कि जो पुराने कोर्स में उन्होंने डेफिनेशन दी हुई थी उसके मुताबिक फॉर्मूला नहीं लिखा जाता था, लेकिन अब उन्होंने वही काम किया कि डेफिनेशन के साथ उसी का फॉर्मूला लिखा है, लेकिन उसने दूसरा भी फॉर्मूला उसके साथ क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो हमें ये काफी चीजें समझ आ गई, ठीक है। बाकी उसने उसके जो कंस्ट्रक्शन में उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो उसके टोटल पार्ट्स हैं, उनको भी एक्सप्लेन कर दिया था। उसने जॉस हो गए, ए बी जॉस, तो उसने सी डी जॉस के नाम से दिए थे। उसके अलावा उसने टेल के नाम से भी दिया हुआ थी हेडिंग, तो वो भी हमने उसको एक्सप्लेन कर लिया था। तो ये हमारा जो था ना प्रीवियस लेक्चर था। आज हमारा है मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। आज के टॉपिक का मकसद क्या है? इस टॉपिक का मकसद ये है, सुने, इस टॉपिक का मकसद है कि आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि मेजरमेंट करते वक्त जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, ये पहली बात है। हो सकता है उसने टॉपिक के लास्ट पे लिखी हो, उसका कोई इशू नहीं है, होनी तो पहले चाहिए, फिर बाद में मेजरमेंट आनी चाहिए। तो पहला काम हमारा क्या है कि क्या वो जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉल्टी तो नहीं है। फॉल्टी का मतलब क्या, खराब तो नहीं है, सही है, उसमें एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो हम उसको फेंक नहीं देंगे, हम उसको सही करेंगे, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज में लेके आएंगे।
और यूज में लाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एडर को चेक कैसे किया जाता है? देखिए, याद रखें कि आप हमें वर्नियर कैलिपर में ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास दो तरह के स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल आपका लुक लाइक दिस, लॉन्गर लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, सेंटीमीटर को, और शॉर्टर लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है मिलीमीटर को। शायद यहाँ पे आपका 0 लिखा होता है, यहाँ पे आपका 1 लिखा होता है। अच्छा, एरर कैसे चेक किया जाता है? एरर याद रखें, इस तरह आपने चेक करना है कि जो वर्नियर स्केल का 0 है ना, वर्नियर स्केल का 0 है, क्या वो 0 मेन स्केल के 0 के बिल्कुल सामने है या नहीं है? अगर नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर फॉल्ट है, अगर नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर फॉल्ट है। किस तरह का फॉल्ट? अब फॉल्ट के भी दो टाइप्स होंगी जी, दो टाइप्स हैं। या तो ये फॉल्ट इस तरह का हो सकता है कि सर ये लाइन या तो आगे चली जाए या तो ये लाइन पीछे रह जाए। मेन स्केल में तो नहीं कोई फर्क आएगा। देखो खुद सोचो ना कि एक चीज फिक्स्ड है, क्योंकि हमने कहा कि मेन स्केल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और वर्नियर स्केल क्या होता है, स्लाइडिंग होता है। इशू किस में आएगा, मेन फिक्स्ड में आएगा कि वर्नियर स्केल स्लाइडिंग? जाहिर सी बात है, क्योंकि जो चीज हिल रही है वो भी खराब हो सकती है, उसके जोर में खराबी आ सकती है, उसके मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है जिसकी वजह से ये आगे पीछे हो जाए। तो याद रखें, हमने किसको देख के चेक करना है, वर्नियर स्केल को, कि वर्नियर स्केल का 0 क्या मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड तो नहीं कर रहा, उसके बिल्कुल आमने सामने है या नहीं। अगर है तो इसका मतलब वो फॉल्टी है, अगर नहीं है तो फिर अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करो। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गई? मतलब कितने टाइप्स के एरर हो सकते हैं? दो टाइप्स के। फर्स्ट टाइप ये है, सेकंड टाइप ये है। अब इस टाइप के मैं नाम लिखता हूं। पहले टाइप्स यहां पे लिखते हैं, टाइप्स ऑफ एरर। एरर क्या होता है कि अगर आपका वर्नियर स्केल का 0 इस स्केल के 0 से कोइंसाइड कर दे तो 0 एरर है। वो डेफिनेशन हम देख लेते हैं ना, टॉपिक में नहीं लिखी होगी। टाइप्स ऑफ एरर कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के एरर्स होते हैं, या तो आगे चले गए या तो पीछे। अब इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरर, आपने पूरा लिखना है इसको, और दूसरा होता है नेगेटिव एरर। अच्छा सर, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर का मतलब क्या है, ये भी तो समझाएगा। पॉजिटिव एरर से क्या होगा, सुनो, ये स्केल आगे चला गया, मैं बंद कर रहा हूं, आगे है, मैं बंद कर रहा हूं, स्केल आगे की तरफ है, मीन स्केल यहां पे है, ये 0। ठीक है, ये 0 मतलब कि उसके जॉज आपस में आपने क्लोज कर दिए, और वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 से आगे आ गया। कितना आया सर? यहां से लेके यहां तक। अब मैं मेजरमेंट करूंगा, उसको मैं खोलूंगा, क्या 0 पीछे आ जाएगा? नो, 0 हमेशा आगे ही रहेगा। तो इसका मतलब जो मेजरमेंट मुझे मिल रही है वो कम मिल रही है कि ज्यादा मिल रही है? तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव एरर कहते हैं। जब आपकी लास्ट मेजरमेंट में हमें वैल्यू ज्यादा मिलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव एरर है। और अगर इसी तरह ये नेगेटिव पीछे आ जाए, 0 पीछे आ जाए, तो अब जितना भी मैं इसको आगे लेके जो हमेशा ये 0 से पीछे ही रहेगा, क्योंकि फॉल्टी है। तो इसका मतलब जब लास्ट मेजरमेंट मेरी आ रही है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ रही है, तो वो हमेशा कम नहीं रहेंगी, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एरर। ठीक हो गया? इसके बाद इसको करेक्ट करने के लिए भी दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ करेक्शन। पहली करेक्शन होगी नेगेटिव करेक्शन, और दूसरी होगी पॉजिटिव करेक्शन। अब आप कहेंगे सर आपने पहले पॉजिटिव एरर लिखा और उसके साथ आपने नेगेटिव करेक्शन लिख दी, और यहां पे नेगेटिव लिखा, आपने पॉजिटिव करेक्शन लिख दी, तो आप बिल्कुल ठीक लिखा है। इससे आपको टॉपिक का मतलब समझ आएगा, मकसद समझ आएगा।
आपको ये एमसीक्यूज याद रहेगा कि अगर पॉजिटिव एरर हो तो इसका मतलब हमारी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब हमें वो वैल्यू कम करनी चाहिए। ऐसी है ना, वो वैल्यू हमें वो कितनी है वो बात की बात है, लेकिन हमें कम करनी चाहिए, इसका मतलब वो नेगेटिव करेक्शन नहीं होगी। तो हमें यहां से पता लगा कि पॉजिटिव एरर के लिए नेगेटिव करेक्शन होती है, ठीक है। और इसी तरह हमें पता लगा कि नेगेटिव एरर के लिए पॉजिटिव करेक्शन, क्योंकि कम आ रही है हमें उतनी वैल्यू ज्यादा करनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव करेक्शन होगी। कुछ क्लियर हुआ? अभी मैंने जस्ट आपको एरर्स के बारे में एक्सप्लेन किया, देखते कैसे वो बात की बात है, अभी वो नहीं मैंने आपको बताया, लेकिन आपको बताया कि एरर्स आ सकती हैं कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव में आगे और नेगेटिव में पीछे, सिंपल सी बात है। ये देखो आपके सामने करेक्शन करनी है, नेगेटिव करेक्शन और ये पॉजिटिव करेक्शन। क्लियर हो गई यहां तक? तो एरर को चेक करना मेरे ख्याल से अब आपको आ गया, निकालना नहीं आया, देखना आ गया कि सर अगर 0 आगे है या मेन स्केल के 0 से पीछे है तो इसका मतलब उसमें एरर है। कब? जब हम उसके जॉज आपस में मिला देते हैं। क्लियर हो गई? अब निकाला कैसे जाता है वो एक्सप्लेन करते हैं। अब बात को थोड़ा सा गौर से समझना, आपको एरर को देखना भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कौन सी लाइन आपस में आमने सामने मिलती है, तो इसमें भी यही काम होगा। याद रखो कि वर्नियर स्केल की मेन स्केल की कोई, अगर सही है बिल्कुल, वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की कोई भी लाइन आपस में आमने सामने नहीं हो सकती। अगर सही है तो सिर्फ 0 आमने सामने होगा। सोचो इस बात को, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि वर्नियर स्केल के 2 लाइन के दरमियान में डिफरेंस कितना है? 0.9 मिलीमीटर, और मेन स्केल की 2 लाइनों के दरमियान में 1 मिलीमीटर। तो कभी क्या एक लाइन दूसरी लाइन के आमने सामने आ सकती है सिवाय 0 के? सिवाय 0 के। समझ आई? तो इसका मतलब हमेशा वर्नियर कैलिपर की एक लाइन उससे थोड़ा सा पीछे रहेगी। क्यों? क्योंकि अगला तो 0.1 मिलीमीटर है, तो वो तो ऑलरेडी मेन स्केल पे, हमने क्या करना है, हमने उसको डिवाइड करना है। समझ आई कि नहीं समझ? इसलिए उसके ऊपर 10 इक्वल पार्ट 0.9 मिलीमीटर के बने रहते हैं। यही हमारा लीस्ट काउंट को एक्सप्लेन कर रहा था। समझ आ रही है? अंडरस्टूड हो रही है? हमने ये बात की थी ना कि 0.9 into 10 ये हमारा 0. जी देखिए ना 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा ना इसमें। ये बातें हमें पीछे लेक्चर में एक्सप्लेन की गई हैं हमने, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से रख कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस लेक्चर को आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपको ये बातें समझ आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमें एरर्स के बारे में और उसकी करेक्शन के बारे में समझ आ गई। अब इसको निकालते कैसे, सुने। आपने क्या करना, अगर एरर है तो यहां से देखें कि कौन सी लाइन आपने राइट साइड से नहीं लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट होती है ना, 0 1 2 3। आपने लेफ्ट साइड से पूरा गौर से देखना है कि कौन सी लाइन आपस में मिलती जुलती है। सोचो ये बात कि अगर 0 अगर आपस में नहीं मिल रहा तो क्या सारे नहीं आपस में मिल रहे? फिर तो कोई ना कोई तो एक मिल रहा होगा। अगर 0 आपस में मिल रहा है तो फिर कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 0 नहीं मिल रहा तो फिर कोई एक ऐसी लाइन होगी हमें कहां से, लेफ्ट साइड से। अगर मैं आपको स्केल दिखाऊं, आप स्केल के थ्रू जो है ना आप काफी चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 का लेफ्ट साइड से मेन स्केल 0 से लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, जो आपका वर्नियर स्केल है वो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अगर एरर नहीं होगा तो ये अपने आमने सामने होंगे, लेकिन अगर एरर है तो 0 आमने सामने नहीं हो। अब मैंने क्या कहा था, अगर एरर नहीं है तो 0 आमने सामने होगा, तो फिर कोई लाइन आमने सामने नहीं होगी। लेकिन अगर एरर है तो 0 आमने सामने, क्या फिर सारी लाइनें आमने सामने नहीं? फिर तो एक ऐसी छोटी सी लाइन होगी जो आमने सामने हो। हमने वो ढूंढ ली। अगर मैंने वो लाइन ढूंढ ली तो इसका मतलब मुझे देखना आ गया कि मैं एरर कैसे निकालूं। मिसाल के तौर पर यहां से मैं चलता हूं, गौर से देखें, यहां से मैं चलता हूं 1 2 3 और 4, चौथी लाइन बिल्कुल आमने सामने आ जाती है। तो कितनी डिवीजन्स आपको मिली? 3 के 4,
ठीक 1 2 3 4 डिवीजन मिली ना। आप 4 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, इसके लीस्ट काउंट से, तो 0.4 मिलीमीटर आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मिलीमीटर आ जाएगा आंसर। अगर मैं ये देखो 4 डिवीजन थी और मल्टीप्लाई कर लिया इसको 0.1 मिलीमीटर से, तो आंसर मेरा कितना आ गया 0.4 मिलीमीटर। ये एरर है, ये एरर है। कौन सा सर, पीछे क्या हुआ है तो नेगेटिव एरर, तो मैं इसके साथ क्या लगा दूंगा माइनस। आप समझे कि मैंने क्या किया है, मैंने आपको ये बात समझाई है कि एरर को देखा कैसे जाता है। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के आमने सामने नहीं है तो इसका मतलब वो फॉल्टी है। अब दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, वो पीछे भी आ सकता है, वो आगे भी आ सकता है। ओके, क्लियर है जी। तो यहां पे अब हमने क्या चेक करना, हमने ये चेक करना कौन सी लाइन आमने सामने। अगर हमें वो लाइन मिल जाती है हम काउंट करेंगे कौन सी लाइन है, 1 2 3 इसके 4 है, तो 4 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये डिवीजन है और ये इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, ये मेथड है, ये फॉर्मूला है, हमें एरर निकालने का तरीका है। ठीक है, जब हम इसकी डिवीजन को इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एरर मिल जाता है। अब हमने डिसाइड करना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आपने सर ये नेगेटिव कैसे डाला, आपको कैसे पता नेगेटिव है, क्योंकि मैंने यहां से डिसाइड किया कि 0 आगे है या पीछे है। अब यहां पे तो 0 मुझे कहां पे नजर आ रहा है, पीछे नजर आ रहा है। तो जब पीछे हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये देखो नेगेटिव, ऐसे ही ना। अब मैंने क्या कहा, नेगेटिव की करेक्शन क्या होती है, तो ये देखो पॉजिटिव के लिए मैं पॉजिटिव करेक्शन ऐसे ही लिखूंगा, ये करेक्शन होगी, ये करेक्शन आपकी, ये आपकी करेक्शन है। तो मेरे ख्याल से आपको जीरो एरर का जो है ना कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हम एरर को कैसे चेक करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है जब भी हम वर्नियर कैलिपर को जो है ना देखेंगे। क्लियर होगी मेरी बात, समझ आ रही, चलिए।